हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बट मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ भी हो कि मैं इतने दिन से आपको गैप कर रही हूँ, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इस बात को लेके, है ना। और हमने स्टार्ट कर दिया अपना मिशन नेट जावे और अब गैप नहीं होने वाला। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जीआरएफ जून 2021। हम पढ़ रहे हैं अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें मैं यूनिट 1 अभी कवर कर रही हूँ और इसमें आपका पार्ट ए कवर हो चुका है, पार्ट बी मैं कवर कर रही हूँ। क्लास सी हमारी 19। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इसे अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जिसे इस क्लास की ज़रूरत हो। अगर आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299440121 पे। सो अभी हम पढ़ रहे थे अपना रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म की एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लो। तो हम पढ़ते हैं अभी एजुकेशन में रियलिज्म इन एजुकेशन। बेसिक्स हमने पढ़ लिए कि क्या है ये। अब शिक्षा में क्या है यथार्थवाद। यथार्थवाद को हमने पढ़ लिया है, बट इस शिक्षा में क्या है यथार्थवाद, इसको पढ़ते हैं हम। तो जो यथार्थवाद है वो बुकिश, पहली बात आप पुस्तकीय, जैसे आपका प्रकृतिवाद था, बुकिश नॉलेज को यानी कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता था। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका यथार्थवाद भी करता है। यथार्थवादी कहते हैं कि जो रियलिस्टिक है वो कहते हैं कि बुक्स की जगह पे आप वस्तु वस्तु का यूज करो ना, जो हमें दिख रही है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, डायरेक्टली उन्हें देख के ज्ञान को प्राप्त करो। बुक्स को क्यों देखते हो, जो उसमें किसी ने लिखा हुआ होगा ना, वो रियलिटी को क्यों मानते हो, जिसके बारे में नहीं जानते उसे मानो जिसे हम देख रहे हैं। जैसे कि सन है, आपका सूरज है। ठीक, अगर सूरज के बारे में किसी बुक्स में लिखा हुआ है तो ये कहते हैं क्यों, बुक में किसी ने क्या लिखा होगा उसे मत देखो, आप अपनी इसे आंखों से देखो। ठीक है, आपकी आंखों से क्या परसीव हो रहा है, सूरज, उसके बारे में जो आप एक्सप्लेनेशन व्याख्या करोगे वही सही है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। और इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए ना, एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए, वो हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, यानी कि हमारी जो डेली नीड है उसे पूरा करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, डेली नीड के साथ साथ हम समाज में रहते हैं, ये भी हमें अपनी आंखों से परसीव होता है, हम देखते हैं कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी सामाजिक आवश्यकता है, हमारी डेली नीड के अलावा जो हमारी सामाजिक आवश्यकता है उसे भी पूरा करने वाली होनी चाहिए ये हमारी शिक्षा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा को प्राप्त करो जो हमारी जीवन की समस्याएं, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक, ऐसी शिक्षा को प्राप्त करो जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। साहित्य, इन्होंने कहा लिटरेचर को बिल्कुल मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है इसे पढ़ने का। रियलिस्टिक के विचार हैं ये। कलात्मक आर्ट्स को भी इन्होंने कहा मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है सब पढ़ने का। आप वो पढ़ो जो आपकी जिंदगी की समस्या को दूर कर सके। ठीक है, इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यही सबसे पुट किए जाते हैं। अब जो शिक्षा में यथार्थवाद के रूप है ना, वो 3 प्रकार के हैं, आप इसे जान लो। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, ठीक है, आपका पहला है। ठीक है, इसे आप कहते हैं मानवतावादी यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद।
अब आप समझ सकते हो कि नाम से ही क्लियर है ह्यूमनिस्टिक है, बट इसमें हमको कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में तो है ये सब चीज़ें आपको अगर आप एग्ज़ाम देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का या जीडीसी वगैरह का, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट अभी आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है, इसमें इसका डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, बस यही पूछता है आपसे कि ह्यूमनिस्टिक जो रियलिज्म है, मानवतावादी यथार्थवाद है, इसके समर्थक कौन कौन है। तो अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है, तो मैं बस यही पढ़ा रही हूँ। आगे आप कभी जानना चाहोगे इसके बारे में डिटेल तो मैं बता दूंगी, बस वो आपके एग्जाम में अभी नहीं आने वाला है। तो ये पहले है आपके इरेस्मस, ठीक है, इनका नाम आता है, ये आप ही है, और है आपके रेबेल, ठीक, और है आपके मिल्टन, ये है इतने लोग आपके इरास्मस, रेबेल और मिल्टन जो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म को फॉलो करते हैं। दूसरा है आपका सोशल रियलिज्म, सोशल सोशल रियलिज्म, जिसे कहते हैं सामाजिक यथार्थवाद। तो इस सामाजिक यथार्थवाद में यही बोला गया है कि बुक को इग्नोर किया गया है, जैसे कि प्रकृतिवादियों ने किया है, और कहा है कि हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए, जीवन उपयोगी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और जो इसके फॉलोअर हैं उसमें है आपके लॉर्ड मॉन्टेन। लॉर्ड मॉन्टेन आपके हैं, और दूसरे आपके जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक वही है जिसने आपका टाबुला रसा दिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये दो हो गए आपके। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका सेंसस रियलिज्म, सेंसस रियलिज्म, यानी कि आपका ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद को कौन फॉलो करता है? आपके एक थे मूल कास्टर, ठीक, मूल कास्टर के अलावा थे आपके बेकन, और बेकन के अलावा आपके थे रॉटके, और कमेनियस भी थे, कमेनियस, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है इनके डीप से कि ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है क्या, सोशल रियलिज्म है क्या, सेंसस रियलिज्म है क्या, इससे कभी डीप से क्वेश्चन आया ही नहीं है। हाँ, अगर आप जीडीसी वगैरह के एग्जाम देते हो या फिर हायर एजुकेशन में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसके डीप से, बट अभी आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि कौन किसको फॉलो करता था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा, रियलिज्म के अनुसार शिक्षा क्या है। तो यथार्थवाद के अनुसार आपकी जो शिक्षा है उसका मतलब है कि आपका शारीरिक, मतलब आप एक तरफ से कह दो ऑलराउंड डेवलपमेंट, शारीरिक क्यों कहूँ, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात भी इन्होंने की है, और ये ज्यादातर दूरदर्शन यही बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की। तो इससे क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है ना, क्योंकि ये तो क्या क्वेश्चन आता है जब कुछ अलग सी कोई बात करता है ना, किसी दर्शन में अगर कोई अलग चीज अलग बात की गई है, यूनिक हो, क्वेश्चन वहां से आता है। अब ये ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात तो सभी ने की है, तो ये तो पूछा नहीं जाने वाला। और इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रेजेंट पे होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट पे, यानी कि बच्चे के वर्तमान पे फोकस करना चाहिए। भविष्य के बारे में सोच के बच्चे का समय नहीं बिगाड़ना है, ठीक है।
तो ये वर्तमान के बारे में बात करता है। ये चीज इसमें यूनिक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब यथार्थवाद में शिक्षा के उद्देश्य जो है, एम्स है आपके यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, उसमें बहुत सारे एम है। पहले तो है कि बच्चे को क्या करना है ना, कंप्लीट एंड रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। कंप्लीट एंड रियल लाइफ, यानी कि बच्चे को पूर्ण और वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। अब पूर्ण और वास्तविक जीवन उसका कैसे हम तैयार कर सकते हैं, उसका मतलब है जो उसके पास उत्तरदायित्व है, यानी कि बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी वो बच्चा है या बड़े होके जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसे पूरा कर सके, वो उस काबिल बन सके कि अपना ये जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा कर सके। One second. ठीक है, तो जो अपना उत्तरदायित्व है उसको पूरा कर सके, ये आपकी यूनिक चीज हो गई। और क्या है दूसरा, वो नेचर और सोशल एनवायरनमेंट, नेचर यानी प्रकृति के करीब भी उसे लाना है और समाज के करीब भी लाना है। तो ये बहुत यूनिक चीज नहीं है, क्योंकि आपके नेचर के करीब लाना आपके प्रकृतिवाद में भी कहा गया है, सोशल यानी ये प्रैग्मेटिज्म में भी कहा गया, तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, जो यूनिक हो, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है कि बच्चे में वोकेशनल एफिशिएंसी को डेवलप करना है। अब वोकेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है व्यवसायिक क्षमता, है ना। वोकेशनल एफिशिएंसी बच्चे की क्या करनी है, हमें व्यवसायिक क्षमता को डेवलप करना है, विकसित करना है, उसे ऐसी चीजें पढ़ानी है, सिखानी है कि वो जो व्यवसाय को अपने आप से वो चुन सके और उसमें दक्ष हो सके। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी कुछ हेडिंग्स ऐसे बता दिए जाते हैं B, C, D ऐसे करके, इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी रहेंगी, पूछेगा कि ये आपका रियलिज्म में होता है कि नहीं, इसलिए इन चीजों को ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ये पूछ सकता है कि कंप्लीट एंड रियल लाइफ की बात, नेचर और सोशल की बात, वोकेशनल की बात ये की गई है कि नहीं, तो इसमें आपको मार्क करना होगा कि हाँ इतनी चीज की बात की गई है। ठीक है, और दूसरी बात, इसने जो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण की बात करी, तो ये आपका यानी सेंसेस के ट्रेनिंग की, तो ये कोई भी यूनिक चीज नहीं है, क्योंकि ये आपका, तो आप जानते हो कि सेंसेस की ट्रेनिंग की मेनली बात किसने करी है, आपके प्रकृतिवाद ने, नेचुरलिज्म में। तो ये पूछ सकता है कंपेयर करके कि और किसमें कहा गया है सेंसेस की ट्रेनिंग पे, तो आप ये मत समझना कि इसे नहीं पढ़ना। सेंसेस की ट्रेनिंग पे यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की भी बात करी है, तो ये प्रकृतिवाद में भी किया गया है। अब एक चीज और है कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप, साइंटिफिक एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक एटीट्यूड जो बच्चे में हमें क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना है। ठीक है, बच्चे का जो दृष्टिकोण हो, यानी बच्चा जो सोचना समझना शुरू करे, उसमें क्या करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरीके से करे। ठीक, तो ये आपका हो गया। एक पॉइंट और है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि बच्चे को ना हैप्पी लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है हमें। हैप्पी लाइफ बच्चे को तैयार करना है, तो किसके लिए, सुखी जीवन के लिए। दुख निराशा, इस दुख और निराशा की बात तो इसमें करी ही नहीं गई है। ठीक, ये हो गया आपका इतना। अब पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम की बात हम करते हैं कि आदर्शवादी करिकुलम कैसे चाहते थे, है ना। आप जानना चाहोगे ना कि करिकुलम कैसे चाहते थे, तो इनका जो करिकुलम था, सॉरी पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे को क्या देना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। बहुत बच्चे को ना थ्योरी पढ़ा के उलझाओ मत, काम नहीं आने वाली उसकी, है ना। उसको मत पढ़ाओ, किसी भी इंजीनियर को या फिर किसी को साइंस में लैब करके प्रैक्टिकल में सिर्फ थ्योरी मत पढ़ाओ, क्लास में बैठा के थ्योरी मत पढ़ाओ, लैब में ले जाके क्या कराओ, प्रैक्टिकल भी पढ़ाओ। जैसे किसी एक बच्ची को
बताया जाए कि कोई डिश बता दी जाए और मम्मी उसको रटवाए कि बेटा इसमें ये इंग्रेडिएंट पड़ता है, इसमें राइस पड़ता है, इसमें ये मसाले पड़ते हैं, ये पड़ते हैं। नहीं, आप उन्हें रटवाओ मत, आप उन्हें किचन में ले जाओ, ठीक है, किचन में ले जाओ और उनसे प्रैक्टिकल करवाओ, यानी उनसे बनवाओ। तो ये कहते हैं कि करिकुलम में क्या होना चाहिए, करिकुलम में होना चाहिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, ना कि थ्योरीज पे फोकस होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने की है कि बुक्स पे अपना दिमाग मत खर्च करो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है ना। और तीसरी बात इन्होंने करी है कि जो आपका करिकुलम होना चाहिए ना, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव यानी कि विस्तृत होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्तृत होना चाहिए और यूजफुल यानी कि उपयोगी होना चाहिए। जिसका उपयोग नहीं है वो सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो विषय आप पढ़ाइए ही मत जो जीवन को उपयोगी ही ना बना सके, ठीक। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि साइंस की बात, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक, इम्पोर्टेंस दिया। अगर ये क्वेश्चन आता है कभी कभी और वो साइंस, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंस साइंस करके अगर लिखा रहता है ये कीवर्ड्स में, ठीक, किसी भी क्वेश्चन के, तो अगर साइंस उसमें बहुत लिखा हुआ है तो आप रियलिज्म पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड की इन्होंने क्या बात करी। तो टीचिंग मेथड की इन्होंने बात करी। पहली बात तो बात करी भैया फैक्ट ओरिएंटेड पढ़ाओ बच्चे को। फैक्ट ओरिएंटेड यानी कि क्या होता है, आपका तथ्य केंद्रित। हमें बच्चे को जो तथ्य सिखाना है ना, वो तथ्य सिखाओ आप, इसलिए फैक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चे को आप दो। दूसरी बात इन्होंने की कि सब्जेक्टिविटी होती है ना, व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, इसको तो पहले भगाओ, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, जैसे देखिएगा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए यानी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ना कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ना कि आपका व्यक्तिनिष्ठता नहीं होना चाहिए, ठीक। और इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक। साइंटिफिक मेथड की बात इन्होंने करी है। बस ये क्लियर हो गया आपका टीचिंग मेथड भी। अब इसमें टीचर कैसा होना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं कि रियलिज्म के अनुसार आपका टीचर कैसा होना चाहिए। तो आपका टीचर ऐसा होना चाहिए कि जिसका दोहरा व्यक्तित्व हो। अब आप सोचो, अब कहोगे ये कौन सी अच्छी चीज है, डुअल आपका पर्सनालिटी हो, है ना। आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति अगर दोहरा चेहरा है, दोहरा व्यक्तित्व है, ये तो सही बात नहीं है। तो दोहरा चेहरा है ना, डुअल फेस और डुअल पर्सनालिटी में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए। अब सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि कोई भी टीचर अपने बच्चे पे, अपने बच्चों पे कोई चीजें, उसके बच्चे कोई चीज थोप नहीं सकता। इसकी जो मान्यताएं हैं, अजम्पशन है कि मेरी ये सोच है, मेरा ये मान्यता है किसी चीज के बारे में, ये बच्चों पे नहीं थोप सकता, अलाउड नहीं है थोपना। सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए भाई, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। जो सत्य है, जो दिख रहा है, हमें बच्चे को सिर्फ वही बताना है। अपनी पर्सनालिटी को क्या करना है, डुअल बनाना है, सत्यता को बस दिखाना है। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या अजम्पशन हमारी है, क्या मान्यताएं हैं किस चीज के बारे में, उसको इग्नोर करना है। और जब हम इग्नोर करेंगे तो अपनी एक पर्सनालिटी को दबाएंगे, दूसरी को उभारेंगे। इसलिए पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, डुअल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब बालक को क्या कहा है इन्होंने कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट को इन्होंने बताया है कि आपका जो स्टूडेंट होना चाहिए ना, वो मेन मुख्य पात्र होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होना चाहिए, है ना। और साथ में इसके जो इसकी रुचियां हैं, इसकी इच्छाएं हैं, इच्छा जो है इसकी, इसकी रुचि है,
उसके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब तो यही बात आप कहोगे कि नेचुरलिज्म भी कहता है कि बच्चे के आपको इच्छा के अनुसार और क्या उसकी प्रकृति के अनुसार, रुचि के अनुसार शिक्षा देना चाहिए थी। तो ये भी यही कहते हैं कि मुख्य पात्र है और उसकी इच्छा और रुचि के समान हमें क्या करना है, हमें उसे शिक्षा भी देना है। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रकृति के सहारे, नेचर के सहारे, जैसे नेचुरलिज्म में छोड़ देते थे ना, वैसे नेचर के सहारे में छोड़ नहीं देना है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है खुद से जिसमें बच्चे को हम मुख्य पात्र बना दें, मतलब मेन रहे वो, और साथ में उसकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, सबका ध्यान, रुचि है सबका ध्यान भी हम खुद ही रखें। ये नहीं कि इसे नेचर के सहारे छोड़ दे कि जाओ नेचर तुम्हें बताएगी कि कैसे लेना है। ठीक, अब आपका है, एक है कि विद्यालय, स्कूल, इनके अनुसार स्कूल, तो मैं बता दूं कि स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रियलिस्टिक जितने भी हैं वो स्कूल को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं क्या है, विद्यालय जो है ना, मिनिएचर, ये क्वेश्चन आ चुका है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। आपका जो विद्यालय है ना, वो समाज का लघु रूप है, समाज का लघु रूप। ठीक, इससे क्वेश्चन ये सेम यही आया था। ये हो गया आपका। और फिर अनुशासन की बात अगर हम करें, यानी कि डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन, अनुशासन की बात करें तो ये दमनात्मक, जो आपका था ना, फोर्सफुली हमको दमन करके बच्चे की इच्छाओं का दमन करके उसको अनुशासन में रखना है, फोर्सफुली जिसे कहते हैं, वो नहीं करना, इसके पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे अंतः प्रेरित हो। अंतः प्रेरित का मतलब होता है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड हो। अब ये आपका नेचुरलिज्म भी कहता है ना, थोड़ा सा अंतः प्रेरित, सेल्फ डिसिप्लिन हो। लेकिन नेचुरलिज्म आपका ये भी कहता है कि अंतः प्रेरित वो कब होगा, जब नेचर उसे पनिश करेगी, उसकी गलती पे नेचर उसको दंड देगी, प्रकृति उसको दंड देगी, तब वो अंतः प्रेरित होगा। लेकिन आपके रियलिज्म में कहा गया है कि नहीं, हमें दमन करना ही नहीं है, ना हम कर सकते ना समाज कर सकता। बच्चे को ऐसा माहौल देना है कि वो खुद से प्रेरित हो जाए, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। तो आई थिंक अब इसके कुछ आप बोलो कि एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान है रियलिज्म का। तो पहला आप कह सकते हो कि शिक्षा को इन्होंने प्रैक्टिकल बनाया, है ना, प्रैक्टिकल बनाया, बोला कि यूजफुल चीज को एक्सेप्ट करो, जिस चीज का यूजफुलनेस ना हो, जिस चीज का यूजफुलनेस ना हो, है ना, वो कोई भी चीज हो, वो कोई शिक्षा हो, कोई बुक हो, कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट ही मत करो। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट है, बस वर्तमान, उसी को देखो, खुश रहो, है ना, खुश रहो, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो और हमें पूरे जीवन भर खुश रहने की कोशिश करो। ठीक, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच दिया, साइंटिफिक अप्रोच, और साथ में इन्होंने सब्जेक्टिविटी को भगाया और ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता पे फोकस किया। ठीक, तो ये आपका हो जाता है रियलिज्म कंप्लीट। पार्ट बी में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जितना बताया गया है आप बस उसका नोट्स बना लेना। तो अभी नेक्स्ट क्लास भी करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और एग्ज़ाम पास है और हमारे पास समय कम है, लेकिन अब हम स्पीड में ही चलने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो, डरिए मत कि सिलेबस कैसे कवर होगा।
जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, किसी चीज़ का जिद कर लेते हैं, तो उसे हासिल कर लेते हैं। और अभी मेरी जिद, मैं आपको बता दूं, यही है कि आपका सिलेबस में टाइम से कवर करा दूं। तो ये जिद भी मेरी पूरी होगी, मैं जानती हूँ। आप लोग बस अपनी पढ़ाई डेली करते रहो। ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आया हो अभी तक के लेक्चर्स में, तो आप मुझे मैसेज कर देना। गुड नाइट।